Hello everyone. Today we will be discussing a very important topic that is function and deficiency symptoms of various nutrients. तो आज हम जो दो important nutrients cover करने जा रहे हैं they are phosphorus and potassium. So let's start with phosphorus. First of all हमारे ये जान लेना ज़रूरी है कि जो phosphorus होता है वो कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. ये H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, इन तीन फॉर्म में ये बेसिकली एब्जॉर्ब होता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फॉस्फोरस होता है वो मोबाइल होता है प्लांट्स में और इमोबाइल होता है सॉइल में. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इसका क्या रेलेवेंस है. प्लांट में मोबाइल होने का मतलब है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेंगे. ओल्डर लीव्स में कैसे देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो हमारा फॉस्फोरस है वो बेसिकली ट्रैवल कर जाएगा फ्रॉम ओल्डर लीव्स टू न्यूअर लीव्स. जबकि कुछ ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कैल्शियम एंड आयरन जो कि इमोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर. इमोबाइल होने से क्या होता है कि उनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो न्यूअर लीव्स में हमें देखने को मिलते हैं. दूसरा पॉइंट ये था कि इमोबाइल है सॉइल के अंदर. एक बारी अगर आप इसको क्रॉप साइकिल में दे देते हैं तो ये उसी प्लेस पे रहता है, इसके लॉसेस कम होते हैं और मेन चीज़ ये है कि आपको प्लांट की रूट के पास देना पड़ेगा. और अब इनकी फंक्शंस की बात कर लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका वो एनर्जी स्टोरेज में है. बिकॉज जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एडीपी और एटीपी का. तो एडीपी और एटीपी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होने की वजह से एज ए एनर्जी करेंसी ये एक्ट करता है. इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है वो है फॉस्फोरस इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आरएनए डीएनए होते हैं, तो इनका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं. इनके अलावा ये किसका कंपोनेंट है? फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, शुगर, फॉस्फेट, कोएंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम, इन सब में भी फॉस्फेट होता है. इसके अलावा डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट होने के अलावा ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को पास करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. बिकॉज डीएनए ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट. अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट स्टिमुलेट अर्ली रूट डेवलपमेंट एंड देयर बाय हेल्प्स टू एस्टेब्लिश सीडलिंग क्विकली. हम किसी भी क्रॉप की सोइंग से पहले या मोस्ट ऑफ द क्रॉप की सोइंग से पहले इफ़को का एप्लीकेशन करते हैं. इफ़को 12-32-16, 12-32 और 16 की रेशो में जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो उसमें जो फॉस्फोरस होता है वो 32% होता है. तो उसको क्यों दिया जाता है? ताकि जो सिडलिंग है वो इजीली एस्टेब्लिश हो सके सॉइल के अंदर. तो इसलिए हम उसको अप्लाई करते हैं सॉइल में. इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है प्लांट की, उनकी डेवलपमेंट में. जब सीड फॉर्मेशन का टाइम आएगा उस टाइम में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फॉडर एंड फूड क्रॉप्स, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है. किस तरह से हेल्प करता है कि ये राइजोबियम की जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करता है जिससे रूट नोड्यूल्स बनते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. सो इसके फंक्शन थे ये. अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम. अगर हम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं फॉस्फोरस को तो प्लांट्स के अंदर कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? सबसे पहले जो ओल्डर लीव्स होंगी, क्योंकि इसके सिम्टम सबसे पहले ओल्डर लीफ में देखने को मिलते हैं बिकॉज इट इज़ मोबाइल इन प्लांट. तो ओल्डर लीफ पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं. वाई दे कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर? क्योंकि उनके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट बन जाता है. पर्पल कलर मोस्टली एंथोसाइनिन से ही रिलेटेड होता है. उसके अलावा जो प्लांट डेफिशिएंट होंगे फॉस्फोरस में वो थिन होंगे, स्पाइनी होंगे और उनकी बहुत लिमिटेड सी फोलिएज होगी, मतलब ऐसे दुबले पतले से प्लांट होंगे. इसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स इज सप्रेस्ड. जो लेटरल ऑब्वियसली जो फॉलिएज है वो बहुत कम होके रह जाएगी, तो लेटरल बड्स भी नहीं होंगी, मतलब प्लांट फैलेगा नहीं जितना उसे फैलना चाहिए था. और लीफ जो है वो काफ़ी नैरो हो जाती है. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीफ नैरो होने के साथ साथ वो एक्यूट एंगल बनाती हैं विद स्टेम एक्सिस. सो दीज आर द पिक्यूलियर फीचर्स जिनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में. तो एक्यूट एंगल बनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इसके अलावा फॉस्फोरस डेफिशिएंसी रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डार्क ग्रीन कलर लीफ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स.
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी और डार्क ग्रीन कलर की लीफ हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस रिजल्ट इन स्टंटेड वेजिटेटिव ग्रोथ। ऑब्वियसली स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, जो कि हमने ऊपर वाले पॉइंट्स में भी देखा, लेटरल बड नहीं ग्रो कर पा रही हैं, नैरो लीव्स हैं, तो काफ़ी कम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और रूट डेवलपमेंट काफ़ी पुअर होगा, टिलरिंग काफ़ी पुअर होगी। ये सबका समराइज कर दिया है सभी पॉइंट्स को इसी एक पॉइंट में। तो ये था फॉस्फोरस की डिटेल्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पोटेशियम। सो पोटेशियम सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन सी फॉर्म में होता है? ये के पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एक ही फॉर्म में जिसमें एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद इसके फंक्शंस। तो बेसिकली पोटेशियम करता क्या है? पोटेशियम का मेन रोल होता है कि ये एक्टिवेट करता है काफ़ी सारी एंजाइम को, मोर देन 60 एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स कौन कौन सी आती हैं? एक है इसमें स्टार्च सिंथेटेज एंजाइम, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। ये दो एंजाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनको एक्टिवेट करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है, इसकी एक्टिवेशन और सिंथेसिस दोनों में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ये तो आई गेस सबको आइडिया होगा कि जो पोटेशियम है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, विच इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्लांट की कूलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना। अगर ये ओपन क्लोज नहीं होगा तो काफ़ी सारे मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन एंड केटायन अनायन बैलेंस। बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट का एक समरी है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्योंकि काफ़ी सारी एंजाइम के एक्टिवेशन में ये इन्वॉल्व है। ऑस्मो रेगुलेशन होगा स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने से, और केटायन अनायन बैलेंस भी स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने से ही बना रहता है। इसके अलावा पोटेशियम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ATP बनने में, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स। इसके बाद ये एनहेंस करता है क्रॉप की क्वालिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा पोटेशियम है, अगर वो अच्छा होगा तो क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होगी। जैसे उसका टेस्ट और शाइन, लाइक इन फॉडर उसकी शाइन काफ़ी अच्छी आती है अगर हम पोटेशियम अच्छे से उसमें दें। इट इम्प्रूव फिजिकल क्वालिटीज़ लाइक शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बेसिकली क्वालिटी में ही आ गया। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप काफ़ी सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में भी पढ़ेंगे कि पोटेशियम अप्लाई करना होता है जब कोई डिजीज़ आ जाती है। ये क्यों करते हैं? बिकॉज पोटेशियम जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट में। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट प्रोवाइड डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट। इसके अलावा इट रिड्यूस लॉजिंग ऑफ क्रॉप एंड एनहेंस देयर विंटर हार्डीनेस। बेसिकली ड्राउट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ ड्राउट की स्पेलिंग गलत है, तो इसमें टी भी आता है। तो ड्राउट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, और मतलब उनको लॉजिंग नहीं होने दे रहा, विंटर हार्डीनेस दे रहा है। डिफरेंट टाइप की जितनी भी रेजिस्टेंस है प्लांट को हार्डीनेस देने का काम वो कर रहा है पोटेशियम। और डिजीज़, इंसेक्ट पेस्ट, हीट, फ्रॉस्ट, मतलब सबके लिए जो है ये रेजिस्टेंस देने में हेल्प करता है। तो बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट रोल थे एंजाइम एक्टिवेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में, स्टोमेटा का जो ओपनिंग क्लोजिंग था, इसके अलावा क्रॉप की क्वालिटी मेंटेन करने में, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में। रेजिस्टेंस में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब देखते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम को। अगर हम फंक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम डेफिशिएंसी सिम्टम इजीली वो कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, क्लोरोसिस ऑफ लीफ मार्जिन अकर। तो लीफ मार्जिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्लोरोसिस और भी न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, बट लीफ मार्जिन का जो क्लोरोसिस है वो किसकी वजह से? वो पोटेशियम की वजह से ही होता है। और एक बारी जो क्लोरोसिस होगा, क्लोरोसिस के बाद स्कॉर्चिंग और ब्राउनिंग हो जाएगी टिप्स ऑफ ओल्डर लीफ की जो टिप्स है उनकी ब्राउनिंग हो जाएगी। और ये प्रोग्रेस करती है इनवर्ड्स, मतलब बाहर से शुरू होगी और अंदर की तरफ आएगी। इसके बाद क्लोरोसिस फर्स्ट अकर इन ओल्डर लीव्स एज पोटेशियम इज मोबाइल। पोटेशियम भी मोबाइल है जैसे फॉस्फोरस था, तो इसके भी सिम्टम्स ओल्डर लीफ में पहले देखने को मिलेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम रिजल्ट इन स्लो एंड स्टंटेड ग्रोथ, क्योंकि
इसके फंक्शन में क्या था कि एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट था। अगर ये कम हो जाएगा तो स्लो और स्टंटेड ग्रोथ होगी, और इसमें बेसिकली प्लांट को बुशी अपीयरेंस मिलती है, वेयर एज इन केस ऑफ फॉस्फोरस बुशी अपीयरेंस नहीं थी, उसमें लेटरल ग्रोथ जो थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी, बट इसमें बुशी अपीयरेंस मिल रही है क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है, स्लो लेवल पे हो रही है, और वो स्टंटेड रह जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ पोटेशियम इन सीरियल रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ स्ट्रॉ, उसमें स्ट्रॉ की क्वालिटी क्योंकि डिग्रेड हो रही है तो उससे वीकनिंग हो जाएगी, लिग्निफिकेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से लॉजिंग हो जाएगी, स्मॉल ग्रेन बनेंगे, स्ट्रॉ ब्रेकेज, ये सारे सिम्टम है, बिकॉज क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा अगर पोटेशियम डेफिशिएंट है क्रॉप। इससे क्या होता है कि क्रॉप डैमेज भी इंक्रीज हो सकता है अगर बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेज आती हैं, बिकॉज अगर पोटेशियम नहीं होगा रेजिस्टेंस कम होगी, तो जिसकी वजह से जो हमारे बायोटिक एजेंट्स हैं वो इजीली अटैक कर पाएंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस, ड्राउट के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, फ्रॉस्ट के लिए प्लांट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और वो अंडर डेवलप रहते हैं कहीं ना कहीं। और अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि इसमें शाइन कम होगी, अगर क्योंकि क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, अगर पोटेशियम सही है क्रॉप में तो उसमें एक अच्छी सी हमें शाइन देखने को मिलती है, अगर नहीं होता है वो शाइन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। When potassium is deficient in soil, keeping quality or shelf life of vegetable and fruit is adversely affected. So ये थे बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट अनदर न्यूट्रिएंट्स।